यहाँ पर तमाम जिम्मेदार बहुत नजदीक आना पड़ेगा उसको। और यहाँ पर प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यूट्यूब चैनल, आप सभी लोगों को मेरा सलाम है। और आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो मैं किसी पार्टी की तारीफ करने के नहीं आया, ना ही मैं समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने के लिए आया हूँ। मैं एक ऐसी शख्सियत के लिए यहाँ पर आया हूँ जिसके साथ नाइंसाफी हुई है, हक तलफी हुई है। और सिर्फ इनके साथ ही नहीं, मैं आपको बता दूं अपने बारे में कि मैं 12 साल से मुसलसल मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए काम कर रहा हूँ। दिल्ली की सरजमी पर न जाने कितने प्रोटेस्ट करे, न जाने कितने मजलूम मुसलमानों की आवाज उठाई, और महाराष्ट्र का कोना कोना हर जगह पर मेरे जलसे हुए। और मैं जहां जहां गया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वहां पर कामयाबी मिली। मैं अमरावती में गया, मैंने अमरावती के अंदर अपने 12 कॉर्पोरेटर चुन के लेकर आए। मैं धुलिया में गया, धुलिया के अंदर हमारे कॉर्पोरेटर चुन कर आए। मैं नांदेड़ गया, मैं बीड़ गया, मैं उस्मानाबाद गया, मैं बुल्डाना गया। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के कोने कोने में, बिहार में, हिंदुस्तान के हर कोने कोने में जाकर मजलिस की आवाज उठाई। और अल्हम्दुलिल्लाह अवाम मेरी बात को समझ रही थी और लोगों की मोहब्बत बेपनाह मिल रही थी। लेकिन आज मैं यहां पर बैठा हूं तो मैं किस लिए बैठा हूं? ये तमाम चीजें मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पर मौजूद है। मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पर भी लोग सवाल कर रहे हैं कि नसीम भाई, आप मजलिस को कमजोर करने जा रहे हो, डॉक्टर साहब के साथ मत जाओ, मजलिस कमजोर हो जाएगी। तो मैं उनसे भी ये कहना चाहता हूं कि डॉक्टर साहब ने आज जो हरा गमछा उतार कर ये लाल गमछा डाला है, तो ये मजबूर किसने किया? आखिर मजबूरी, इन हालातों का जिम्मेदार कौन है? तो ये सिलसिला चलता रहा और मैं तमाम जगह पर मजलिस का पैगाम लेकर पहुंचा। 2019 का इंतखाबात था, डॉक्टर साहब मजलिस से इलेक्शन लड़ रहे थे। मैं डॉक्टर साहब के भी इलेक्शन में आया था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि इम्तियाज जलील साहब डॉक्टर साहब से किस बात से खफा है या किस बात से नाराजगी है। मैं इलेक्शन में प्रचार करता रहा। 2019 का इलेक्शन निकला, डॉक्टर साहब कुछ वोटों से हार गए। और हारा क्या, मैं तो कहता हूं कि वो जो साजिशें थी, क्योंकि इम्तियाज जलील साहब नहीं चाहते थे कि कोई शख्सियत उनके सामने खड़ी हो या कोई नुमाइंदा औरंगाबाद से या महाराष्ट्र से जीत कर आए। क्योंकि सवाल आप लोगों को भी करना है, आप लोग मीडिया वाले हो, आप लोगों का हक है सच पूछना। 2019 में जब डॉक्टर साहब ने प्रकाश अम्बेडकर साहब से यूटी कराई, तो उसका नतीजा यह था कि इम्तियाज जलील साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर आए। और जब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए तो डॉक्टर साहब को लगा कि अब इसका फायदा विधानसभा में भी होने वाला है। लेकिन उन्होंने अपनी मांगे रखी 80 सीटों की। अब आप मेरे को यह बताइए कि 2019 में इंतखाबात में वो 80 सीटें लड़ने की कह रहे थे, आखिर अब क्या मजबूरी आई कि वो 16 सीटों पर रुक गए? अरे आपने अगर जमीन पे काम किया होता, 2019 में आपने 51 सीटें महाराष्ट्र विधानसभा में लड़ाई। इस बार ऐसी क्या मजबूरी जो आप 16 पे अड़े रहे? आपको तो इस बार 51 की जगह 110 लड़ाना चाहिए था। आपके पास कोई रोक टोक करने वाला नहीं था। लेकिन सिर्फ इम्तियाज जलील साहब को अपनी सियासत से मोहब्बत है। वो चाहते हैं कि मेरी सियासत बरकरार रहे, और डॉक्टर साहब को कमजोर करने के लिए उन्होंने तमाम बड़े लीडरान से, मुझे लगता है जहां तक, क्योंकि दिल्ली की सरसमिति को मजबूर कर दिया कि अगर डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब को टिकट दी गई तो मैं नांदेड़ की लोकसभा सीट लड़ता। जरा आप बताइए, नांदेड़ की लोकसभा सीट अनाउंसमेंट करने के बाद आप पीछे क्यों हट गए? आपको तो लड़ना चाहिए था। आप तो कह रहे थे कि आप औरंगाबाद के शाहरुख खान है, जहां से भी लड़ते वहां से जीत कर आते। ये सारी साजिशें इम्तियाज जलील साहब सिर्फ अपनी सियासत को बचाने के लिए करते रहे। और आपको यह पूछना है कि साहब, आपको तो औरंगाबाद की आवाम ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया। अगर कोई इंसान कहीं पर नौकरी करता है तो उसको प्रमोशन मिलती है, तो वो प्रमोशन दिया और आपको पार्लियामेंट में भेजा। आपको इंतजार करना चाहिए था। अरे आपको मजलिस को मजबूत करने के लिए खुद की कुर्बानी देनी चाहिए थी। आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते हुए फिर आपको विधानसभा लड़ने की क्या सूझी? तो मैं तो सोचता हूं अगर आप विधानसभा ये हारे तो आप कॉर्पोरेशन का भी लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो मेरे भाई, मेरा मकसद जो यहाँ पर बैठने का है, मैं औरंगाबाद की आवाम को बताने आया हूं कि जो 12 साल की मेरी कुर्बानियां थी, मेरी डॉक्टर साहब से ताल्लुकात अच्छे थे और ये एक नेक इंसान है, और मेरी नजदीकियां इतनी थी कि शायद वो इम्तियाज जलील साहब को खलने लगी। और 2019 का इंतखाबात जीतने के बाद उन्हें दिल्ली का इंचार्ज बना दिया गया।
और मुसलसल 5 साल से ना मुझे दिल्ली के अंदर कहीं पर पूछा गया इलेक्शन में, ना ही किसी और स्टेट में। मुसलसल इम्तियाज जलील साहब ने हर स्टेट में हर जगह मुदाखलत करके कि नसीम की आवाज कहीं पर नहीं पहुंचनी चाहिए। क्या मेरे अंदर अपने कौम के जज्बात नहीं है? क्या मेरे अंदर एहसास नहीं है कि मैं अपने लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकूं? मुझे इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे सियासत की कुर्सी का लालच नहीं है। ना ही मैंने कभी टिकट के लिए पार्टी से मुखालफत करी या टिकट मांगा, या मैंने कोई कहा कि मुझे ओहदा दे दो। लेकिन आखिर ऐसी क्या बात है जो इम्तियाज जलील साहब असद साहब के कान को भरते हैं और असद साहब इम्तियाज जलील साहब की हर बात को सुनते हैं? अरे हम लोगों ने भी ये सोचा था कि 2019 का जब इलेक्शन आएगा, मैंने डॉक्टर साहब से कहा था कि डॉक्टर साहब जब आप 2019 का इलेक्शन लड़े तो इंशाअल्लाह मुझे यकीन है इस बार आवाम आपको चुनकर देगी। जब आप मजलिस से चुनकर आएंगे तो इम्तियाज जलील साहब की ये जो गंदी सियासत चल रही है, जो दूसरों की लीडरशिप छीनना चाह रहे हैं, हम इसके खिलाफ जाएंगे। लेकिन ये नौबत नहीं आई और डॉक्टर साहब की टिकट को काट दिया गया। आप ये बताइए मेरे भाई, ये लोग कह रहे हैं कि 10 साल हमने डॉक्टर साहब को मौका दिया। 2014 का इंतखाबात डॉक्टर साहब ने लड़ा, आप भी जानते हैं चंद वोटों से इनको हार का सामना करना पड़ा। 2019 का इलेक्शन लड़ा, पिछली बार से ज्यादा वोट मिले। लेकिन आपको पता है कि क्या साजिशें औरंगाबाद ईस्ट में हुई? कांग्रेस ने और बीजेपी ने, तमाम इन पार्टियों ने मिलकर इनका साथ नहीं दिया और इनका साथ मजलिस के भी किसी कारकुनों ने नहीं दिया। अवाम की मोहब्बत थी जो 80,000 वोट ये लेकर गए। अब 2019 का इंतखाबात आया तो इनकी मेहनत थी जो इम्तियाज जलील साहब को 89,000 वोट मिलते हैं। अब इम्तियाज जलील साहब के सियासत का तो वो चस्का चढ़ा हुआ है, उन्हें किसी भी हालत में कुर्सी चाहिए। वो 89,000 वोट को ये देख कर लेते हैं कि अगर मैं ईस्ट से विधानसभा सीट लड़ता हूं तो ये वोट मुझे मिलेंगे और मैं विधानसभा में चुनकर आ जाऊंगा। जरा मेरे को ये बताइए, हम लोग किसी के लिए मेहनत करते हैं या किसी पार्टी के लिए काम करते हैं तो उनका हक क्या है कि हमारी मेहनतों को जाया ना करे। अगर कोई किसान किसी जमींदार से अपनी खेत को लीज पर लेता है तो ये सोच कर लेता है कि मैं इसमें फसल उगाऊंगा, इसमें बीज डालूंगा, मैं इसकी मुसलसल हिफाजत करूंगा, मेहनत करूंगा, इस फसल को बड़ा करूंगा ताकि जब ये फसल बड़ी हो जाए तो मैं उसको बाजार में बेचकर इसका मुनाफा लूंगा। लेकिन जब जमींदार को ये लग जाए कि वो फसल बड़ी आजाद खड़ा रहता है तो मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं जाके उसको गुजारिश करूं, समझाऊं। ये बोलने का कि तू पैसे खा के खाएगा बहुत गलत बात है। तो मेरा ये कहना है कि तुमने जो 5 पार्लियामेंट के कैंडिडेट खड़े करे थे तो फिर हमने क्या बोलना? मैं हर अपक्ष उम्मीदवार या दूसरी पार्टी के उम्मीदवार जो मुसलमान है उसको हक है ना भाई। अगर उसको हक नहीं है तो तुम कौन होते उसका हक छीनने वाले? और मेरी अप्रोच ये है कि उनको जाके समझाना चाहिए, मनाना चाहिए। और इसके बावजूद भी अगर उनको करना चाहिए तो करें। जब MIM पार्टी कुछ नहीं होते हुए पूना में उम्मीदवार देगी, 807 वोट देगी, साउथ सेंट्रल बॉम्बे में देगी, तो उस वक्त ये तत्व तुम्हारा कहाँ गया था? मैंने नहीं कहा भाई, ये इम्तियाज जलील का कहना है। इम्तियाज जलील का कहना ऐसा रहता, हमने किए तो सब माफ, किसने कुछ किया तो फिर पैसे खाया। खैर छोड़िए, ये बात उनकी जवाब देनी। समाजवादी पार्टी सीट दिए गए उसमें आप भी कार्याध्यक्ष थे, प्रदेश कार्याध्यक्ष थे, आपने विरोध नहीं किया या आपकी बात नहीं सुनी? समझे मैं क्या बोले? जिस वक्त टिकट बांटे गए आप पद पे थे। देखो भाई बहुत सारी चीजें कागज पे होती हैं, बहुत सारी चीजें अंदर से सेट होती है। हमको तो खबर भी नहीं थी कि ऐसा वक्त भी हम पर आएगा कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हमको 3 मिनट की बात भी नहीं कर सकेंगे। 21 सितंबर को मैं गया दारुसलाम, साहब की गाड़ी के पास खड़े के हाथ जोड़ के बोला, साहब मुझे 5 मिनट विधानसभा के बारे में बात करने का है। उन्होंने कहा मैं स्कूल के फंक्शन को जाएगा, शाम में मुशायरे में आ जाओ, और हैदराबाद का मुशायरा तुमको मालूम नहीं होगा और दावत भी मालूम नहीं। वो क्या होता, 10 बजे शुरू होता।
आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आप आपकी बात इससे पहले कह चुके और अभी भी हम लोग सब मान लेंगे आप पे कितना अन्याय हो। मेरा पर्टिकुलर सवाल था, जब ये हमको बताया ही नहीं गया ये डिसीजन मेकिंग, आपने विरोध किया था या आपको मालूम नहीं था? हमको पूछा ही नहीं गया। हमने विरोध भी किया था, मालूम भी नहीं हमको। क्यों नहीं मालूम? ये फैसले कुछ इस अंदाज में किए गए कि हमको तो समझ में भी नहीं आया। हम तो समझ रहे थे फैसले ऐसे कर गए ये कि सब दरवाजे हमारे बंद करके डिक्लेयर करने वाले थे। डॉक्टर साहब, आप पूछिए। कॉन्फ्रेंस में आप मुस्लिम वोटों की बात कर रहे हैं, क्या आपको चुन के आने के लिए दूसरे समाज की वोटों की जरूरत नहीं है? क्यों नहीं है ऐसा? हम आए बस मुस्लिम की बात चल रही है। नहीं, देखिए नहीं, सुनो, देखिए अभी कुछ जो क्लासेस है हमारे समाजवादी पार्टी के जो बहुत से एमपी है, हम उनको बुला रहे हैं। MIM में जब मैं था, दूसरे समाजों के पास जाने में थोड़ा मुझे दिक्कत होती थी, मगर अब मैं समाजवादी पार्टी में हूँ, मैं हर आदमी के पास जा सकता हूँ और वो भी मुझे एक्सेप्ट करते हैं। MIM में जिनसे पर्सनल रिलेशन थे वो ज़्यादा एक्सेप्ट करते थे, जिससे पर्सनल रिलेशन नहीं थे वो एक्सेप्ट नहीं करते थे। समाजवादी पार्टी के पास तकरीबन 37 MP है, उसमें से कई OBC भी है, हिंदू भी है, ब्राह्मण भी है। वो सब आएंगे, हम उनके माध्यम से उस बेल्ट पे पहुंचेंगे। और दूसरी बात ऐसी है, अभी 1, 2, 3 दीपावली की छुट्टियां थे, दीपावली का मौसम चल रहा था, हिंदू भाई दिवाली मना रहे थे, हम उनके पास इंशाल्लाह कल परसों से पहुंचेंगे। तीसरी बात, अभी चुनाव प्रचार का काम कायदे से शुरू नहीं हुआ है। हम बाजा बजा रहे हैं, दूसरे भी लोग बाजा बजा रहे हैं। निवडणूक की प्रक्रिया में विड्रॉल की डेट है 4 नवंबर। 5 नवंबर से सही प्रचार और सही रूपरेखा बनेगी। सर, एक प्रश्न, आज मनोज जरांगे पाटील आपले उमेदवार घोषित करणार आहेत 6 वाजता, तो उसके इंतजार में तो बैठे यार, तुम भी बैठे, अभी बैठे क्या? एक मिनट, भाई का जवाब देगा। आपका क्या कहना है? मनोज जरांगे की लिस्ट में आपका भी नाम है क्या? सर भाई, हमने अपना केस उनके पास पुटअप किया है। हमने हमारे तमाम बायोडाटा और एक्टिविटीज़ आदरणीय मनोज जरांगे साहब के पास दिए हैं। अब उनका फैसला क्या आता उसका भी इंतज़ार है। वो इंतज़ार आपको सबको है, मुझको भी है। सर, महाविकास आघाडीचा घटक पक्ष समाजवादी पार्टी आहे आणि महाविकास आघाडीचे कॅन्डिडेट शेवाळे आहेत पूर्वमध्ये, तुम्ही पण स्वतंत्र लढताय। अरे, आपके मालूमात कम है। अभी मैंने जो लिस्ट देखा ना, राजू वैद्य जो शिवसेना उबाटा के अध्यक्ष है, उनका नाम भी याद ही नहीं है। और पांडुरंग तायरे पाटिल जो शरद पवार की पार्टी के, उनका नाम भी उनकी निशानी के साथ में है, यानी ये भी फॉर्म दिया गया है। ऐसा हो सकता है किसी जगह पर महाविकास की जो पार्टी के जो हिस्से हैं उनमें फ्रेंडली फाइट भी हो सकती है। सिद्दीकी साहब, एक प्रश्न है आपके लिए, आप MIM के खिलाफ हो या समाजवादी के साथ हो? ये सवाल मैं ना ही समाजवादी के साथ हूँ, ना MIM के खिलाफ हूँ। मैं इम्तियाज जलील के खिलाफ हूँ, क्योंकि इम्तियाज जलील साहब के खिलाफ हूँ। मैं अपनी पार्टी की ताई तब्दीली करूंगा। मेरे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, चाहे मैं जमात में रहूं या ना रहूं, मैं इम्तियाज जलील के खिलाफ हूँ, क्योंकि उनके काम कोई भी ऐसे नहीं है जो हमारे कौम के मुस्तकबिल के लिए बने हो। मैं उनके खिलाफ हूँ। आप तो सपा में है, ये सपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर आपने नहीं, सपा की नहीं है। हमने सुन लिया सर, डॉक्टर साहब ने पहले हमको सारी कहानी सुना चुकी है जलील साहब। ये मेरी बात सुनिए, मैं आपके बोलने से मैं सपा की तारीफ तो नहीं कर सकता हूँ। ये सपा का प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, सच्चाई का कॉन्फ्रेंस है। मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हैं, सारे सपा के मौजूद नहीं है। ये डॉक्टर साहब की तारीफ में आए। अगर कोई किसी से इलेक्शन लड़ता है तो हक बनता है कि जरूरी नहीं कि हम पार्टी की तारीफ करें। मैं बात करता हूँ, सुनिए। नसीम भाई की बात आपने सुनी। नसीम भाई से जो सवाल सुने नसीम भाई से जो सवाल पूछना है वो मौका दिया जाएगा। मैं 1-2 बातें उसमें ऐड करना चाहता हूँ।
इम्तियाज जलील जो कारनामे अंजाम देते हैं उसकी फहरिस्त बहुत लंबी है। अभी अभी एक डॉक्यूमेंट आपके सामने दिया गया है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि वो डॉक्यूमेंट देखें। वो डॉक्यूमेंट है 1997 का, जब इम्तियाज जलील साहब पत्रकार हुआ करते थे। उस डॉक्यूमेंट में एक 3825 स्क्वायर फुट की ज़मीन जो आज इम्तियाज जलील साहब का ऑफिस है, वक्फ बोर्ड की ज़मीन उनकी वालिदा मोहतरमा मरहुमा के नाम पर भाड़े पट्टी साल के 500 रुपये किराए से दी गई है। 25 साल के ऊपर हो गया है, आज भी उनका कब्जा है। और आप ये डॉक्यूमेंट देखिए, इम्तियाज जलील साहब जब पत्रकार थे हुकूमत में, अपनी पत्रकारिता का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने ये ज़मीन हासिल की है। उसका ये रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है। मैं सिर्फ आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि वक्फ की जायदाद की कॉन्फ्रेंस करना, बात सुनो जी, वक्फ की जायदाद की कॉन्फ्रेंस करना, औकाफ को बचाने की बात करना और सत्यंदों से ये काम करना कि 500 रुपये में तकरीबन 4000 स्क्वायर फुट की ज़मीन जो प्राइम लोकेलिटी में है अपने कब्जे में रखकर उसका कमर्शियल फ़ायदा उठाना। होना तो ये चाहिए था कि गरीब मुसलमानों को दे दी जाती। मैं आपके माध्यम से मांडवी प्रेयर पाखंडी इम्तियाज जलील को पूछना चाहता हूं, अगर तेरे में दम है और तू बोलता है कि उलमाए किराम हमारे सर के ताज है, तू कहता है हम उलमाए किराम के खदमों पर बैठेंगे, ये पूरी ज़मीन उलमाए किराम को फ्लैट बना के दे, नौजवान बच्चों को दुकान बना के दे ताकि रोजी रोट कर, ये माध्यम से बात बताना चाहता हूँ। ऐसे कई डॉक्यूमेंट मौजूद है जो बताएंगे कि औकाफ की जायदाद में जो गरीबों का, यतीमों का, मिस्किनों का, गरीबों का हक है इम्तियाज जलील ने किया है। तो दलाली करने वाले लीडर के बारे में एक मालूमात आपको देने की थी। ये डॉक्यूमेंट देने के पीछे मकसद ये है कि ये ऑथेंटिक प्रूफ आपके पास मौजूद है। हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बताना चाहते हैं कि औकाफ के बारे में मीटिंग करके अपने आप को मर्द मुजाहिद करने वालों का सही चेहरा क्या है। आज भी जारना रोड का जो ऑफिस है और कई जमीनात है, वक्फ बोर्ड का मेंबर बनकर कहां कहां इन्होंने मांडोगी की वो फेरिस्त पे आ जाएगी। दूसरी बात, मैंने कागज साथ में लाया हूं, उसकी कॉपी दे नहीं सकता, मैं बताता हूं, ये तो मैंने प्रिंट आउट नहीं निकाला है। पार्लियामेंट के इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 5 सीटें खड़ी की थी। एक भिवंडी की सीट जहां MIM को 0.1% वोट मिला, 1741 वोट, 0.1%। वहां खड़े थे खान मोहम्मद अकरम, अब्दुल हन्नान। फिर उस्मानाबाद में 0.2% वोट मिला, वहां मिले 2060 वोट। पार्लियामेंट का इंतखाब 6 असेंबली कंस्टिट्यूंसी का होता है। फिर पुणे में अनीस अरशद ने कंटेस्ट किया था, उनको मिले 860 वोट। और फिर नॉर्थ सेंट्रल बॉम्बे में 1531.2%। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, जहां भाजपा को हराने की बात ये करते हैं तो ये 5 इंतखाबी हलकों में आपने क्यों उम्मीदवार दिए थे और आपका कंडक्ट क्या था,
आप किसकी मदद कर रहे थे ये फैसला करना मैं आप पर छोड़ता हूं। तो ये दो बातें बताने के लिए मैंने नसीम भाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस को शेयर किया। नसीम भाई शख्सी तौर पर मेरी मदद करने के लिए आए हैं। जो सवाल आप उनसे पूछना है उनसे पूछिए और जो मुझसे पूछना है मुझसे पूछिए। तीसरी बात, मैं करीम कुरैशी साहब के साथ बैठा हूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मेरा भाई करीम कुरैशी, उनके बड़े भाई हबीब कुरैशी साहब फिलहाल आउट ऑफ स्टेशन है। उनके नज़दीक के साथी जावेद वहाब साहब और इनकी पूरी टीम ने तमाम हालात को देखकर, ग्राउंड की हकीकत को देखकर, अवाम के रुझान को देखकर यह फैसला किया है कि वो हमारे साथ पूरी ताकत से इस असेंबली इंतखाबात में खड़े होंगे। मैं सबके सामने करीम भाई का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और इस माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज मेरा भाई हमारे साथ आ गया है और वो हमारे ताकत से काम करने वाले हैं। तो ये तीन बातें आपके पास पहुंचानी थी। एक, नसीम भाई की मदद और उनकी बैकग्राउंड। दूसरा, ये दो सवालात थे, वक्फ बोर्ड की ज़मीन के बारे में इम्तियाज जलील की हरकतें। तीसरा, पार्लियामेंट के 5 सीटें क्यों दिए थे, किसकी मदद कर रहे थे, और उसके बाद करीम कुरैशी साहब की आमद। अब आपको जो सवाल पूछना है एक एक से पूछिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस काफ़ी लंबी हो गई है, खाने का वक्त भी हो रहा है। कलीम साहब ने जो सपोर्ट किया है उन्होंने उनके शब्दों में बोलना चाहिए। बिल्कुल, क्यों नहीं बोलेंगे। देखो, अरे माइक देता है, क्यों फिक्र करा था, क्या फिक्र करा। और तू कौन होता मैं माइक दो बोलने वाला, प्रेस कॉन्फ्रेंस माइक करेगा, डिक्टेट थोड़ी कर सकते। एक वक्त में का जवाब दूंगा मैं, आपका जवाब पैकिंग का जवाब दूंगा मैं। आपका क्या कहना था, कोई जरूरत नहीं है बोलने के वास्ते। जावेद वहाब आप जवाब दो। मैं देता हूँ साहब जवाब। नहीं मगर तुमसे हाउ कैन दे इंसिस्ट यू, आप इंसिस्ट कैसा कर सकते। सपोर्ट किया इसलिए बोले। अरे मगर ऐसा मत। मैं मीडिया माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैं डॉक्टर साहब को इसलिए सपोर्ट करना चाहता हूँ कि जैसा उनके इधर से धोखाधड़ी मिली वैसी मेरे को कांग्रेस पार्टी ने भी धोखा दिया। क्यों, क्या उन्होंने कमिटमेंट किए थे कोई भी मुस्लिम को देंगे, 10 लोगों ने फॉर्म भरा था, 10 में से खाली मुस्लिम को देंगे। 1 नंबर पे मेरा ही नाम था, बाद में कौन देशमुख आया, दूसरा कौन है, उसका ठिकाना भी नहीं अभी तक। तो जैसा डॉक्टर साहब के साथ में हुआ वैसा मेरा हुआ। पिछला जो मेरे पे इल्जाम था डॉक्टर साहब को मैंने गिराया बोलते, आज इसलिए उनके साथ में मैं खड़े हुए उनके साथ में। और इंशाल्लाह जब तक जीत के नहीं आते जब तक मैं उनका साथ नहीं छोड़ूंगा। वाह वाह, देखो आओ देशमुख साहब सुने सुने सुने। आप दोनों की लड़ाई कलीम भाई, आप दोनों की लड़ाई अतुल साहब हमारे सीट एक ही से भाजपा से सीट चुन के आना हमको बस। अभी समझदारी इसी भी है कि डॉक्टर साहब तो चुन के आ रहे हैं। हमारा ये बोलना आ रहा है इम्तियाज जलील साहब से, कल का आखिरी दिन है उनके पास में, उन्होंने भी बड़ा डील करना चाहिए और डॉक्टर साहब को सपोर्ट करना चाहिए। मला सांगा, ही निवडणूक तुमची फक्त जलील विरुद्ध, म्हणजे जलील अरे कौन जलील यार, क्या बात कर रहे तुम। अरे वो इम्तियाज जलील, वो मांडवी प्रेस नाही माझा एक लक्षात ठेवा, ही सभा नाहीये, एक लक्षात ठेवा, ही पत्रकार परिषदेला पत्रकार परिषदेचं सोबत राहूया। मी आपल्याला सांगू, प्रश्न माझा असा आहे इकडे बघा, ही तुम्ही जी निवडणूक लढताय ही तुमची फक्त जलीलच्या विरोधातच असं म्हणून लढताय? नाही त्याला काय प्रश्न बाकीचे विषय नाही का काय आहे ना? तुम्ही सर्व प्रश्न ते जलील विरुद्ध तुमची फक्त ही निवडणूक जलील विरुद्धच आहे का? ऐकून घ्या, मी गेल्या 10 वर्षापासून माझ्या या मतदारसंघात काम करीत आहे आणि मी मतदार नोंदणीचे फार मोठं काम केलेले आहे। माझी ही भावना आहे, माझा हा
पक्का विचार आहे की इम्तियाज जलीलने आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी MIM पक्षाकडून माझं तिकीट कापलं आहे. म्हणून मला इम्तियाज जलीलबद्दल बोलावं लागणार. ते जे कट करत आहे ते मला सांगावं लागणार आणि आमची लढत भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार अतुल सावे यांच्या विरुद्ध आहे. आम्ही हे निवडणूक जिंकणार. डॉक्टर साहेब 97चं डॉक्युमेंट्स तुम्ही आता दिलं, त्यांच्याबरोबर 10 वर्ष काम केलं, त्यावेळेस तुम्हाला हे माहिती नव्हतं का? आज तुमचे म्हणणं अगदी बरोबर आहे. काही बाबी आम्ही अंतर्गत पक्षामध्ये सांगितलेले आहे. मी हे डॉक्युमेंट बॅरिस्टर असुद्दीन साहेबांना सुद्धा दिलेला आहे. मी त्यांच्या कार्यपद्धतीबद्दल सांगितले आहे. मला माहीत आहे अंबादास दानवेला मतदान करण्यासाठी काय झाला. मला माहीत आहे विधानसभामध्ये युती कशी तोडण्यात आली वंचित बहुजन आघाडीपासून. हे पार्लिमेंटचे 5 सीट कसं देण्यात आलं. ह्या सर्व गोष्टी मी पक्षश्रेष्ठींच्या समोर मांडलेले आहे. डॉक्टर साहब, इम्तियाज जलील साहब का स्टेटमेंट है कि नई सरकार में किंग मेकर की भूमिका में रहेगी MIM. अब ख्वाब देखने का अधिकार हर एक को है भाई. हम थोड़ी बोल सकते ख्वाब मत देखो. हैदराबाद का सफर कैसा रहा बताइए. नहीं क्या बोले, औरंगाबाद से दिल्ली से हैदराबाद समझा नहीं. कौन सा सफर? औरंगाबाद से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई, दिल्ली से मुंबई का क्या हैदराबाद का? सेंसलेस यहाँ से दिल्ली गए, उसके बाद भाई कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया. इम्तियाज जलील के दबाव में ब्लैकमेलिंग में आ गए. फिर मैंने अबू आसिम साहब से बात की. अबू आसिम साहब ने गले लगाया, मदद की. वैसे भी समाजवादी पार्टी इंडिया की तीसरी बड़ी पार्टी है. उनके पास 45 खासदार है, 125 MLA है और भारतीय जनता पार्टी 1 नंबर की पार्टी है. कांग्रेस पार्टी नंबर 2 की है. समाजवादी पार्टी नंबर 3 की है. अबू आसिम भाई से मेरे पुराने रिश्ते हैं, ताल्लुकात है, अच्छा इंसान है. उन्होंने मुझे भी फॉर्म दिया. MIM पार्टी कितने नंबर के रहूँगा? अब इसका जवाब देना तो मुश्किल है, अभी देना बहुत मुश्किल है. इस वास्ते कि आज की डेट में बिहार में 1 MLA है, महाराष्ट्र में 2, हैदराबाद. उनको आप औरंगाबाद में प्रचार के लिए लाएंगे क्या? देखो ये फैसला मेरा शायद अबू आसिम आजमी करेगा. हमारे पास रऊफ भाई है जो समाजवादी के प्रदेश के सेक्रेटरी हैं. हमारे पास फैसल खान बैठे हैं, पार्टी के जो जिम्मेदार है, जो रणनीति बनाएंगे उसके हिसाब से हम काम करें. बटेंगे तो कटेंगे की राजनीति औरंगाबाद क्या रजो बटेंगे तो कटेंगे की राजनीति औरंगाबाद को आप कैसे देखेंगे? क्या बोलेगी? बटेंगे तो कटेंगे की राजनीति औरंगाबाद में चल रही है, उसको आप कैसे देखेंगे? देखो भाई, ये कौन बोला बटेंगे तो कटेंगे? एक नारा चल रहा है विश्व हिंदू परिषद की तरफ से नारा. देखो, नारे देने वाले का जो उद्देश्य है ना, वो बोला मैं हिंदू वोट को कंसोलिडेट करना चाहता हूँ. मेरा उसके आगे जाके कहना है हम सबको संगठित होना है इन सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ में. हम सबको संगठित होना है अपने हुकूक के वास्ते. हम सबको संगठित होना है RSS और BJP की विचारधारा खत्म करने. डॉक्टर साहब, मेरा आखिरी सवाल, आप प्रचार कहाँ से शुरू करने वाले? जैसे अफसर खान औरंगजेब मैदान पर गए थे, आपकी जाने वाली हमारी आज शाम में हमारी सभा जिनसी चौक में हो रही है और वहाँ से हमारा प्रचार शुरू हो रहा है. ऑफिशियली हमने परमिशन लिया है आज शाम सुबह. आप सबका सुहेल भाई, रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे.